गुड नमस्कार। ये किताबों की श्रृंखला जो हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें आज हम लोगों के पास एक नई किताब है। इतिहासकार हैं लाल बहादुर वर्मा। पुस्तक का नाम है इतिहास के बारे में। ये किताब का प्रथम संस्करण 1984 में आया था और चौथा संस्करण 2003 में आया था। और लाल बहादुर वर्मा जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। लाल बहादुर वर्मा जी के बारे में आपको संक्षिप्त तरीके से बता दूं। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा हम लोगों के गुरु रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की है। ये इनका जन्म 1938 में हुआ। इन्होंने डॉक्टरेट की अपनी उपाधि पेरिस से इतिहास में प्राप्त की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। इन्होंने कई सारी पत्र पत्रिकाओं को संचालित किया था, जैसे सृजनशील संस्कृति आंदोलन के लेखन और तमाम संगठनों में ये कार्यरत थे। इलाहाबाद के तिलियरगंज के आज़ाद नगर में रहते थे। इनकी कुछ किताब हैं। रोमा रोला जो यूरोप के बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, उनके अंडर में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की थी। उत्तर पूर्व उपन्यास, एंग्लो इंडियंस, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, यूरोप का इतिहास, विश्व का इतिहास, कांग्रेस के 100 साल, अमेरिकन जो अंग्रेजी उपन्यास वर्ड्स फर्स्टन है, नन्हा राजकुमार फ्रेंच उपन्यास का जो अनुवाद है, ये सेंते क्यूपेरी का, आयरन हिल अंग्रेजी उपन्यास जैक लैंडन का अनुवाद है, फांसीवाद विचारधारा और व्यवहार, फ्रेंच रोजे बर्दुले का ये अनुवाद है, इतिहास के विषय के शोध निबंध, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। और आज जो हम इनकी एक पुस्तक के बारे में बताने जा रहे हैं, वो पुस्तक है इतिहास के बारे में। एक प्रश्न उठता है कि इतिहास पे बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने वक्तव्य रखे। लाल बहादुर वर्मा इतिहास के अच्छे विद्वानों में से एक थे। उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत सारे चर्चाएं की हैं। इतिहास क्या, जो इतिहास निर्माण के लिए ऊर्जा और दृष्टि न दे, पर इतिहास परमाणु ऊर्जा जैसा होता है, उतना नहीं विध्वंसक, उतना ही सृजनात्मक। आदमी ने अपने अनुभव से छाछ भी फूंक कर पीने जैसा विवेक गढ़ लिया है। समस्त समाज के अनुभव संसार के सार संकलन से उपज विवेक ही इतिहास है। उनकी वैज्ञानिक समझ हमें आशावादी, प्रगतिवादी, सचेत, सोद्देश और सृजनशील बना सकती है। ये लाल बहादुर वर्मा कहते हैं कि इतिहास के बारे में इनका ये स्टेटमेंट है। और ये आगे कहते हैं कि व्यक्ति या समाज स्वयं को या तो अंतर्मंथन के माध्यम से समझते हैं या सिंहालोकन के माध्यम से।
सिंहालोकन की जो पद्धति है वो इतिहास की पद्धति है, और अंतर मंथन की जो पद्धति है वो वैज्ञानिक तरीके की पद्धति है। तो जब ऐतिहासिक पद्धति से किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति होती है, ये इनका मानना है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सचेत रूप से सामाजिक परिवर्तन में रचनात्मक हस्तक्षेप करना है, किसी वंचित दिशा में समाज को ले जाना है, तो उनके विभिन्न पहलुओं को देखना होगा, उनको गति देनी होगी, तभी वो सार्थक प्रयास कर सकेगा। और आगे ये कहते हैं कि ये बातें कुछ लोगों को हवाई लग सकती हैं, पर सचेतक समाज ही ये काम कर सकता है जिन्हें इस चीज़ का सरोकार हो। तो इतिहास के बारे में इनका यही मूलतः मानना है कि इतिहास किसी भी समाज को, पढ़े लिखे समाज को एक सृजनात्मक समाज बनाने में बहुत बड़ी मदद करता है। इतिहास के बारे पुस्तक में इन्होंने तमाम चीज़ों पे चर्चा की है। इस क्रम में जो इन्होंने अनुक्रम लिखा है इस किताब में, जिनकी वजह से संभव हो पाया, इन्होंने बताया है कि किन के वजह से ये किताब लिखी जा सकी, उनके बारे में इन्होंने एक विस्तृत वर्णन किया है। जब ये गोरखपुर में, उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे थे, तब ये किताब छपी थी पहली बार। तो उन्होंने तमाम चीज़ों का वर्णन किया है कि कैसे इन्होंने फ्रांस सरकार ने जब इनको छात्रवृत्ति दी और गोरखपुर विश्वविद्यालय से छुट्टी लेके वहाँ पे अपना ये कार्य करने के लिए गए, वहाँ पेरिस तथा स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी एवं इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में हर सुविधा देकर कार्य करते रहे। उन्होंने कई अपने मित्रों का जिक्र किया है और अंततः अपने प्रोफेसर रेमो आरो को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं। तो दूसरा इसमें जो है, और एक इसमें जो वर्णन किया गया है किताब के बारे में कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, जो अध्याय लिखे गए हैं, इसमें जो अध्यायों को बांटा है, ये कुल 12 अध्यायों में ये पुस्तक है। ये पुस्तक 144 पेजों की है, जिनमें जो प्रथम अध्याय है इतिहास क्यों, द्वितीय अध्याय है इतिहास क्या, तीसरा अध्याय है अतीत ग्रस्त और इतिहास बोध, चौथा है अलौकिकता परलौकिकता में फंसा भारत का इतिहास, किंवदंतियाँ, गाथाओं और इतिहास, इतिहास के नाम पर इतिहास का नकार, इतिहास और पाठक, इतिहास और जन, राहुल संस्कृतायन, इतिहास के जन के लिए, इतिहास में होने का मतलब, दलित नज़रिया, शोध की अर्थवता, और 12वें में और अंत में इन्होंने एक हेडिंग से इस वस्तु को लिखा है और लास्ट में इन्होंने बिब्लियोग्राफी दी है। ये लाल बहादुर वर्मा ने किताब के बारे में जो लिखा है उसमें इन्होंने गोरखपुर में हिस्ट्री जो सर्किल में प्रख्यात भगवती शरण उपाध्याय की समस्याओं को बोल रहे थे, और तब इनको कुछ मुद्दे मुझे थे, कोई किसी ने प्रश्न पूछा, अलग अलग विषयों पे हो सकता है, तो इन पे इन्होंने अपना जो उत्तर दिया और इनके मन में जो विचार आए उनको इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। पहला अध्याय इतिहास क्यों। इतिहास क्यों में इन्होंने इतिहास आज क्यों पढ़ा जाए, इतिहास की आज क्या महत्ता है, क्या ज़रूरत है, इन उपयोगिता क्या है, ये कैसे कार्य कर सकता है, और लोगों को, मनुष्य को क्या दे सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने इसमें कहा है कि हमारा सरोकार आज से नहीं है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका इतिहास आज का नहीं है, एक पुराना इतिहास है, और वो इतिहास एक तरीके से अगर देखा जाए
कि आज भी हम उसमें जी रहे हैं, उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। थोड़ा परिवर्तन होता गया है, जैसे जैसे समाज प्रगति करता गया वैसे वैसे व्यवस्थाएं प्रगतिशील होती गई, व्यवस्थाएं बदलती गई। तो इन तमाम चीज़ों पे जो लेखन कार्य होने लगा और उस लेखन कार्य को लिखने का कारण क्या बना, इन तमाम पहलुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये बीते हुए कल में हमारी रुचि क्यों है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर इन्होंने इस अध्याय में दिया है। कहा है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो कहा जाए कि पुरानी बातों को खोदना ही इतिहास है, इसको इन्होंने नकारा है। कहा उसकी महत्ता को बताया है कि ऐसी बात नहीं है, इतिहास क्यों पढ़ा जाए, क्यों ज़रूरत है, इसकी इन्होंने बात की है। और बताया है कि साहित्य और कुछ नहीं होता तो मनोरंजन ही करता है। और बताया है कि इतिहास क्यों ज़रूरी है, तो बताते हैं कि साहित्य कुछ नहीं करता लेकिन मनोरंजन करता है। उसी प्रकार विज्ञान नौकरी दिलाता है और साथ घर का बजट बना और समाजशास्त्र को बताते हैं कि वो एक घर का स्वरूप और समाज का रिश्ता समझ में आता है। इसी प्रकार जो भी ज्ञान विज्ञान साहित्य का संबंध उससे है, जिसका अस्तित्व है इतिहास का, अतीत का, तो कोई प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि साहित्य है, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, तो इनका कुछ ना कुछ समाज में अस्तित्व है, लेकिन इतिहास का अस्तित्व वर्तमान समाज में नहीं है, वो बीते हुए समाज में है। फिर इनका कहना है कि हम तो हैं, फिर था का अस्तित्व क्या करें। कोई चीज़ था, हम हैं, पहले जो रहा वही इतिहास है, पहले का ही चीज़ों का इतिहास है, तो ये क्यों करें। और ये बताते हैं कि इसका कोई तात्कालिक और प्रत्यक्ष उपयोगिता न हो और न होने के बराबर हो, यानी कुल सवाल उपयोगिता और वही निर्णायकता का है। तभी इन्होंने इतिहास की उपयोगिता को बताते हुए ये बताया है कि इतिहास को वैचारिक दार्शनिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध करें और व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि इतिहास की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वो फर्मों वाले देशों में, फर्मों में प्रार्थी के नाम पर 2-3 कॉलम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बाप का नाम, पिता का नाम आदि चीज़ों के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। महज प्रार्थी से मतलब होता है और बताया है कि किस प्रकार से उनकी बायोग्राफी को लोग जानते हैं। और इस तरीके से समाज में किसी विशेष समाज को कैसा पहचाना जाए, कि समाज कैसा रहा है, वो इतिहास से ही संभव हुआ है। मनुष्य की नैसर्गिकता कैसी रही होगी, इसका लगाव पहचान कैसे स्पष्ट होगा, ये इतिहास से ही जाना जा सकता है। इतिहास से सबक लेकर के हम व्यवहारिकता को जान सकते हैं, अनुभव व्यवहारिक तरीका क्या है इसको जान सकते हैं। इतिहास जैसे हीगल कहते हैं कि हीगल कहते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास का कोई सीख नहीं लेता, इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। तो ये तमाम चीज़ों पे अपनी विचार देते हुए इस अध्याय को पे अपना निष्कर्ष पहुँचते हैं और अपना मानव समाज को समझने के लिए, उसको बदलने के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में इतिहास को मानते हैं और ये अपना निष्कर्ष देते हैं। और अब दूसरे अध्याय में बताते हैं कि इतिहास क्या है। मनुष्य जाने या न जाने, उसका अस्तित्व इतिहास से परे नहीं होता। यानी इनके कहने का मतलब है कि एक मनुष्य अपने इतिहास के बारे में जाने या न जाने, लेकिन उसका जो अतीत होता है, जो उसका अस्तित्व होता है, जो उसके अस्तित्व का इतिहास होता है, वह इससे परे नहीं होता है।
जो इतिहास का उत्तराधिकारी मनुष्य उसे जीता हुआ अपने कार्यों को प्रभावित करता हुआ भी प्रायः उसे परिचित नहीं होता है। इतिहास शब्द के विभिन्न संदर्भों में वह प्रयोग करता है। व्यक्ति, देश, साहित्य, विज्ञान, पशुओं, यहाँ तक कि वस्तुओं तक के इतिहास की बात करता है। फिर भी प्रायः इतिहास सबसे कम समझे जाने वाले शब्दों में से है। इतिहास से अक्सर लोग किस्सा, कहानियाँ, निर्जीव अतीत को आदि के अर्थों में लेते हैं, जिसका वर्तमान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इतिहास के सही अर्थों में अनभिज्ञ होने के वजहों से कई चीज़ें हो सकती है। तो इसमें एक तरीके से देखिए कि इस इतिहास में इतिहास क्या है, उस महत्ता क्या है, उसको कैसे देखा जा सकता है, तमाम विद्वानों के अपने क्या विचार हैं, इतिहास की वास्तविक रूप में क्या प्रासंगिकता है, तमाम चीज़ों पे इस पे चर्चा उन्होंने किया है। इतिहास लेखक के लिए, इतिहास लेखन के लिए क्या दुर्बलताएं हैं, किस तरह की कमियां हैं, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताने का काम किया है। विश्व के इतिहास और भारत के इतिहास में तमाम विद्वानों का इन्होंने जिक्र करते हुए वेस्टर्न जो पश्चिमी इतिहासकार हैं और जो भारतीय इतिहासकार हैं, सबके बारे में अपनी जो इतने विचार हैं, इतिहास की भौतिकता, ऐतिहासिक भौतिकता और तमाम जो इनकी तथ्य हैं, उनकी बातें करते हुए पहुंचते हैं। और एक तरीके से इस अध्याय में इतिहास पर विहंगम दृष्टिकोण डालते हुए इन्होंने इतिहास को बताया है। तीसरे अध्याय में इन्होंने अतीत ग्रस्त और इतिहास बोध के बारे में चर्चा की है। अतीत ग्रस्त व्यक्ति को रूढ़िवादी बताया है, पुरातनपंथी और संकीर्ण, हताश, आत्मतुष्ट और प्रतिक्रिया वाली बनाती है। इनके कहने का मतलब है कि अतीत ऐसे बनाती है लोगों को। इतिहास बोध व्यक्ति को मुक्त, भविष्योन्मुख, उदार, आशावान, समष्टिवान और प्रगतिशील बनाता है। यह मानना है कि अगर इतिहास का बोध हो, ज्ञान हो, तो मनुष्य को तमाम चीज़ों पे जानकार बनाती है। वो भविष्य के लिए उन्मुख हो, उसमें जागरूकता लाती है। उदास जब होता है तो अपने इतिहास से सबक लेता है। आशावान बनाती है, तो जो समष्टिवादी बनाती है, प्रगतिशीलवादी बनाती है, ऐसा है इनका मानना है। उन्होंने भारतीय इतिहास के माध्यम को से इसमें इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय इतिहास को किस दृष्टिकोण में देखा जाता है। वो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास के बारे में इन्होंने इसमें अपनी व्यवस्थाओं को बताया है। चौथे अध्याय में अलौकिकता परलौकिकता में फंसा भारत का इतिहास, और इनका कहना है कि किस प्रकार भारत का जो इतिहास है अपने अलौकिक परलौकिक में, यानी धार्मिक रूढ़िवादिता में फंसा हुआ है। किस तरह से उसको बाहर निकाला जा सकता है, इतिहास लेखन को किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है, और भारतीय इतिहास लेखन जब किया जाए तो इन बिंदुओं पर कैसे ध्यान दिया जाए, इन तमाम चीज़ों का वर्णन इन्होंने इस अध्याय में किया है। इन्होंने धार्मिक कर्मकांड, तमाम चीज़ों को, जो भी चीज़ें थी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रवादी इतिहासकार लेखन और जो भारतीय इतिहास लेखन की जो विचारधाराएं हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने वर्णन किया है। भौतिकवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा, तमाम जो धाराएं हैं, अन्य लोगों के विचार हैं, उस पर इन्होंने वर्णन किया है। और आजकल के जो भारतवर्ष का इतिहास लेखन है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। 5वां अध्याय में इन्होंने बताया है कि किंवदंतियाँ, गाथाएँ और इतिहास कि किस प्रकार कुछ कहानियाँ, कुछ गाथाएँ वो इतिहास में बताया गया है, क्या वो इतिहास हैं नहीं हैं, उसकी प्रामाणिकता को कैसे जांचा जाए, इस पे एक विस्तृत बात इन्होंने अपने इस अध्याय के तहत की है और लंबा चौड़ा उदाहरण देते हुए इसको बताया है। और लास्ट में इन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार से तथ्यों से इसकी प्रामाणिकता की जा सकती है, और ये तमाम चीज़ों पे विचार करके इतिहास लेखक को, एक इतिहासकार को इतिहास लेखन का काम किया जाना चाहिए।
इतिहास के नाम पर इतिहास को का नकार। इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में विद्वानों में तमाम मतभेद हैं और इतिहास के नाम पे इतिहास के कई सारी चीज़ों को नकारा गया है। क्या इसको, जैसे तमाम इतिहास के ग्रंथ जिसको माने गए हैं, क्या उसकी प्रामाणिकता वास्तविक रूप में मानी जाए, किस प्रकार मानी जाए, ये तमाम चीज़ों की व्याख्या इन्होंने इस अध्याय में की है। और वास्तविक रूप में इतिहास लेखन किस तरह हो, इतिहास कैसे पढ़ा जाए, इन तमाम चीज़ों में बात किया हुआ है। 7वां अध्याय इतिहास और पाठक। एक पाठक को इतिहास का पाठ यानी पठन कैसे करना चाहिए, इस पे इन्होंने अपनी बात रखी है और ये बताया है कि इतिहास उन्मुक्त से उन्मुक्त, मूर्ख से मूर्ख, कल्पनाशील से कल्पनाशील, गैर जिम्मेदार से गैर जिम्मेदार इतिहासकार भी इच्छा पर ही निर्भर नहीं होता है। इतिहास लेखन को निर्धारित और सीमित करने के वाले कुछ तथ्यों को विस्तार और गंभीरता के साथ विचार किया गया है। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी इतिहास लेखक हो, कोई भी इतिहासकार हो, वो कल्पनाशीलता पे आधारित होकर इतिहास नहीं लिखता है, वो तथ्यों पे आधारित होकर के इतिहास लिखता है। उन्हें भारतवर्ष के इतिहास के बारे में उदाहरण दिया है, विश्व यूरोप के इतिहास के बारे में दिया है उदाहरण, तमाम भारतीय और यूरोपीय इतिहासकारों का स्टेटमेंट दिए हैं, कई उदाहरण दिए हैं और इस प्रकार लास्ट में इन्होंने इस पे अपना निष्कर्ष दिया है। और ये अध्याय जो लिखा गया है उसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निबंध अपना पढ़ा था, जो लेख पढ़ा था उसी का एक पार्ट है। इतिहास और जनता के लिए इतिहास का क्या महत्व है, इसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनके लिए इतिहास क्या है, उनका इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए, किनका इतिहास लिखा गया है, कितने लोग इतिहास से परे रह गए हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन इन्होंने लिखा है। 9वें अध्याय में इन्होंने राहुल संस्कृतायन के बारे में चर्चा की है और इतिहास जन के लिए कैसे है, इस पे इन्होंने बात किया है। उनकी किताबों का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने अपनी किताबों में इतिहास लेखन का काम किया है और माना है कि राहुल संस्कृतायन चूँकि एक पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, वो साहित्यकार थे और उन्होंने कैसे अपने इतिहास के दृष्टिकोण पर अपना लेखन किया और उनकी लेखन में क्या कमियां दिखाई पड़ती हैं। इतिहास में न होने का मतलब, यानी दलित हिस्ट्री, जो सबल्टन हिस्ट्री जो है उसको नहीं लिखा गया इतिहास में, तो उसके न लिखे जाने के पीछे क्या कारण था, इस पे इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है और तमाम उदाहरण देते हुए इस बात पे इन्होंने अपना निष्कर्ष खत्म किया है कि उस समय उन लोगों का इतिहास न लिखे जाने के पीछे क्या कारण थे और तमाम चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। शोध की अर्थवत्ता। 11वें अध्याय में इन्होंने इतिहास में शोध का अर्थ क्या होता है, शोध किस तरह किया जाता है, आज के समाज में किस प्रकार का शोध आपको लाभदायक होगा, किस प्रकार के स्रोतों का इतिहास में लेखन में प्रयोग किया जाना चाहिए, इनमें इन तथ्यों को जोड़ दिया है। और प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तमाम चीज़ों पे, इतिहास की वस्तुनिष्ठता पे इन्होंने अपना मत रखते हुए एक लंबा इतिहास लिखा है और उसमें शोधार्थी से लेके शोध निदेशक सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने वर्णन किया। 12वें अध्याय में लिखा है इन्होंने कि और अंत में इन्होंने बताया है कि इतिहास का प्रकृति और क्षेत्र क्या होगा। जो इतिहास में वस्तुगत समस्याएं हैं उन पर इन्होंने चर्चा किया है। जो पाठ्यक्रम है, पठन सामग्री है, शैक्षिक सामग्री है, जो काल विभाजन है इतिहास का, आत्म समानताएँ, शिक्षक, विद्यार्थी, जनता, तमाम लोग कैसे इतिहास को समझेंगे, इस पे इन्होंने बात की है। और लास्ट में इन्होंने कुछ अपने उपयोगी ग्रंथों का नाम दिया है जिसका सहारा इन्होंने पुस्तक लिखते हुए काम किया है। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इतिहास बोध एक ऐसी किताब है, इतिहास के बारे में एक ऐसी किताब है लाल बहादुर वर्मा की, जिसको हर इतिहास के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। बहुत पतली किताब है और इसे एक
जो इतिहास की समझ है, इतिहासकार को, एक इतिहास के विद्यार्थी को इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, वो भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, इतिहासकारों की विचारधाराएं क्या हैं, इतिहास किस प्रकार से जनता में प्रयोग किया जा सकता है, जनता का इतिहास लिखा जा सकता है, किसी चीज़ का इतिहास कैसे लिखा जाए, तमाम चीज़ों का निष्कर्ष इसमें, वस्तुनिष्ठ इतिहास कैसे लिखा जाए, तथ्यों का प्रयोग कैसे किया जाए, इतिहास लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान दिया जाए, कैसे सर्वेक्षण किए जाएँ, कैसे डाटा इकट्ठे किए जाएँ, और प्रामाणिकता कैसे समझी जाए तथ्यों की, और कैसे साहित्यिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, अन्य स्रोत, जो तमाम प्रकार के स्रोत इतिहास में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको कैसे तथ्य, उनसे उन तथ्यों की प्रामाणिकता देखी जाए, कोई समाज है उसका इतिहास कैसे समझा जाए, तमाम चीज़ों की चर्चा के लिए ये एक तरीके से ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है और विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। आज का विषय हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।